नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है सांवले सपनों की याद। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? सांवले सपनों की याद। आप जानते हो कि जब भी सपनों का जिक्र होता है तो सपनों में हमेशा हम अच्छी बातों को ही याद करते हैं। अर्थात हमें सपने उन्हीं दृश्यों के दिखाई देते हैं जिन दृश्यों को हम साक्षात होते हुए देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ सांवले सपनों की याद को आपके इस पाठ में दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर पाठ है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय सांवले सपनों की याद। देखिए बच्चों, ये अध्याय मैंने क्यों चुना है आज आपके लिए, क्योंकि आपको इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस महत्वपूर्ण जानकारी को बताऊंगा। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर एक वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले हम 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। सबसे पहला अध्याय पढ़ा था हमने 2 बैलों की कथा। उसके बाद जो दूसरा अध्याय पढ़ा था वो पढ़ा था लिहाजा की ओर। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? सांवले सपनों की याद। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक बिंदु लिखा हुआ है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब होता है कि पाठ में जो वास्तविकता है जिनसे हमें जुड़ना है उन बिंदुओं की ओर हमें ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु, सांवले सपनों की याद। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। देखो, शैली का मतलब होता है स्टाइल अर्थात तरीका। तो जिस तरीके से इसको लिखा गया है उसका तरीका क्या है मेरे बच्चों? डायरी। और संस्मरण का मतलब होता है कि जब हम किसी दृश्य को याद करके उसके बारे में हम सारी बातों को रेखांकित कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो लेखन हमारा क्या बन जाता है? संस्मरण बन जाता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी कि सांवले सपनों की याद एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद। सालिम अली कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? एक पक्षी विज्ञानी थे, अर्थात पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और पक्षियों के बारे में बहुत जानते भी थे। अब आप इनके बारे में देखोगे कि इनका पक्षियों से कैसे लगाव था, कैसे अलगाव था और ये पक्षियों के प्रति इतने सचेत क्यों हुए। सालिम अली की मृत्यु से, देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है? सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इस पाठ में क्या है कि सालिम अली की जो मृत्यु हो जाती है उससे उत्पन्न जो दुख होता है उस दुख को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। समझ में आया आपको पहला पॉइंट? पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों कि इस पाठ में हम देखेंगे कि एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी रहता है सालिम अली। वो सालिम अली जी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद जो लेखक को सालिम अली की याद आती है तो उसके दुख को प्रकट करने के लिए उसने इस डायरी शैली में एक संस्मरण को लिखा है और उसे ही वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं इसमें। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, सालिम अली अपने अंतिम सफ़र में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चल रहे थे। भीड़ भाड़ तनाव से युक्त जिंदगी से यह उनका आखिरी पलायन है। अर्थात सालिम अली अपने अंतिम सफ़र में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चल रहे थे। भीड़ भाड़ तनाव से युक्त जिंदगी से यह उनका आखिरी पलायन है। पलायन का मतलब होता है कि जब हम कोई स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने संसार को छोड़ करके दूसरे संसार में जन्म लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने पलायन कर लिया। वह उस पक्षी के समान है जो जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में सो जाता है। अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देने के बाद भी उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम अगर किसी व्यक्ति को जीवित करने के लिए अपने जिस्म की हलचल को और अपने दिल की धड़कन को दे दें ना, तब भी हम उसको जीवित नहीं कर सकते। अर्थात सालिम अली जी के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित थे, इसलिए चाहते थे कि सालिम अली जी की कभी मृत्यु ना हो। लेकिन आपको पता है कि मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता।
आइए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। तो आपने देखा पहला पॉइंट लेखक ने अपने बारे में बताया है कि मैंने सालेम अली की मृत्यु से दुखी होकर के उनके बारे में संस्मरण लिखा है। दूसरे में हमने देखा है कि सालेम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो वो किस तरीके से खामोशी से आगे चल रहे हैं और पीड़ित लोग उनके पीछे चल रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि सालेम अली को ज़िंदा करने के लिए यदि हमें हमारी सांसें और हमारी धड़कनें देनी पड़े तो हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो उस कार्य में भी सफल नहीं हो पाए। अब आगे देखो बेटा, तीसरा पॉइंट, सालेम अली के अनुसार पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना भूल है। पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना भूल है। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर कोई भी अपने भीतर रोमांच का सोता, सोता का मतलब जानते हो क्या होता है? श्रोता का मतलब होता है मेरे बच्चों श्रोता, मतलब साधन। रोमांच का, अब रोमांच आप जानते हो कि आनंद का, श्रोता फूर्ता महसूस कर सकता है। सालेम अली इसी धरती पर पैदा हुए मिथक के समान है। मिथक का मतलब होता है बेटा काल्पनिक बातें, कि इस संसार में जन्म तो लिया, इस धरती पर पैदा तो हुए, लेकिन आज वो क्या हो गए, यहाँ से इस संसार को छोड़ करके विदा ले गए। वैसे मिथक क्या होती है कि जो पौराणिक बातें होती है उन्हें हम कथा के रूप में लिखते हैं, उसे हम मिथक कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसका, चौथा पॉइंट। यस, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि न जाने कब कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, अर्थात हमें कभी पता ही नहीं चला कि कृष्ण भगवान ने कब रासलीला रचाई थी, कब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। लेकिन हम लोग कृष्ण को नहीं देख पाए, गोपियों को नहीं देख पाए, उनके साथ रासलीला को नहीं देख पाए, उनके साथ शरारतों को नहीं देख पाए, लेकिन अगर आज भी हम जब वृंदावन जाते हैं तो यमुना नदी का जो सांवला पानी है वो उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देता है। अर्थात कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति की पुनः याद आ जाती है। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता है। सालेम अली को 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, अर्थात सालेम अली की जो मृत्यु है वो 100 वर्ष से पहले हो गई थी, तो 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। लेकिन लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी, देखो आपके प्रश्न भी बन रहा है यहाँ पर कि उनकी मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, तो कैंसर जैसी बीमारी के कारण वे उम्र की सती पूरी नहीं कर पाए। फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे पक्षियों की तलाश और हिफाजत में लगे रहे और उनकी आँख पर चढ़ी दूरबीन, अर्थात वो दूरबीन से दूर दूर तक पक्षियों को देखते थे और उनको देख करके उनसे संबंधित जो जानकारियाँ थी उनको प्राप्त करते थे, और अगर कोई पीड़ित पक्षी उसका इलाज किया करते थे। इस समर्पण की गवाह थी जो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी, अर्थात उनके गले में जो दूरबीन थी वो हमेशा हमें देखने को मिलती थी, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई थी तब भी उनकी गले में ही थी वो दूरबीन, अर्थात उस दूरबीन को लेखक ने स्वयं उतरते देखा है। सालेम अली के समान शायद ही दूसरा कोई वर्ड वाचर हुआ हो जो पक्षियों के बारे में इतना ज्ञान रख सकता हो या पक्षियों के बारे में इतना बता सकता हो। उनका व्यक्तित्व इतना जादुई था कि प्रकृति स्वयं ही उनके प्रभाव में आ जाती थी, अर्थात उनका व्यक्तित्व इतना गजब का था, इतना जादुई था, मतलब इतना चमत्कृत था कि प्रकृति स्वयं ही उनके प्रभाव में आ जाती थी। अपन तो प्रकृति के स्वभाव में आ जाते हैं, लेकिन प्रकृति उनके स्वभाव में आ जाती थी। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी हुई थी और वे हमेशा उसे तलाशने में लगे रहते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना, ये ध्यान रखना है आपको, उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? तहमीना, जो उनकी सहपाठी भी थी, पहले उनके साथ पढ़ती भी थी, फिर उनके साथ उन्होंने क्या कर ली? शादी कर ली। सहपाठी भी थी, ने हमेशा उनका साथ दिया, अर्थात उनकी जो सहचरी पत्नी थी उनका नाम क्या था? तहमीना। उन्होंने भी हमेशा प्रकृति को जानने में, समझने में उनका हमेशा क्या दिया? साथ दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यस, देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि आज एक बार सालेम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली, साइलेंट का मतलब शांत, वैली का मतलब घाटी, को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर मिले थे। एक बार क्या हुआ कि सालेम अली प्रधानमंत्री थे उस समय, चौधरी चरण सिंह जी, तो उनसे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर मिले थे। प्रधानमंत्री मिट्टी से जुड़े इंसान थे, जो प्रधानमंत्री थे वो तो किससे जुड़े थे? मिट्टी से जुड़े, अर्थात अपनी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये व्यक्ति कैसा है कि प्रकृति के साथ इतना प्रेम करता है। अर्थात प्रधानमंत्री ने सोचा कि सालेम अली पक्षी
और वहाँ की प्रकृति को बचाने के लिए किस प्रकार का अनुरोध लेकर के आए हैं, जबकि आज तक लोग केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए मेरे पास अनुरोध लेकर के आते हैं। तो इस बात को सुन करके प्रधानमंत्री जी की आंखों में क्या आ गए बच्चों, आंसू आ गए। तो प्रधानमंत्री मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देखकर उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों का अभाव है, अर्थात कि चौधरी चरण सिंह भी मिट्टी से जुड़े हुए थे और अपनी स्थिति को और अपने परिवेश को समझते थे, और सालिम अली के बारे में तो मैं आपको शुरू से बता ही रहा हूँ। जैसे लोगों का आज अभाव है, अर्थात आज ऐसे लोग नहीं मिलते हमें जिन्हें प्रकृति और पक्षियों की चिंता हो। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा पता है आपको, फॉल ऑफ ए स्पैरो। क्या नाम रखा था, फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसका नाम आपको याद रखना है बच्चों। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार T.H. लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। अब ध्यान रखना, आपके सामने एक नया पात्र आया है, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार जिनका नाम क्या है बच्चों, T.H. लॉरेंस। उसको प्रकृति से गहरा लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, जो लिखा हुआ है फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो का मतलब क्या है, गौरैया। तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। देखिए कितनी गजब की बात बताई है। 9वें पॉइंट को ध्यान से सुनना। इसमें क्या बताया गया है कि एक प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार थे D.H. लॉरेंस, उसको प्रकृति से गहरा लगाव था। उसको प्रकृति से कैसा लगाव था मेरे बच्चों, गहरा लगाव था। तो उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, जब उनकी मृत्यु हो गई ना, तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में, अर्थात किसके बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने को कहा कि आप कुछ लिख दीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उनकी पत्नी ने क्या कहा, अगर आपको D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ जानना है तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में उससे ज़्यादा जानती है। अर्थात वो पक्षी प्रेमी थे। कौन, D.H. लॉरेंस भी, किसकी तरह, सालिम अली जी की तरह। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको उनके बारे में जानना ही है तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया से जाके पूछो। अब देखो आप कि गौरैया एक पक्षी होते हुए भी उसका रेफरेंस कौन दे रहा है, उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस। आगे देखो बच्चों, बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। ध्यान से सुनना अब यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा चेंज पड़ा हुआ है कि बचपन में सालिम अली की एयर गन से नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके मन में पक्षियों के प्रति जो लगाव और उत्पन्न हुआ, वह उन्हें आजीवन खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाता रहा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में उसके बाद हमेशा पक्षियों से लगाव रखा। क्यों, क्योंकि उनके साथ एक तो ये दुर्घटना हो गई थी क्या कि उन्होंने नीलकंठ वाली गौरैया को घायल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनका जो पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत हुआ, वह प्रेम वास्तव में ही देखने योग्य है। आइए अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं हम। 11वां हमारा यह अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। इसके बाद हमारे पाठ का एक सारांश रूप हम लोग प्रस्तुत कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग कल इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय सागर बनकर उभरे थे। एक टापू तो क्या होता है, छोटा होता है, और सागर क्या होता है, पूरे समुद्र को वहन करने वाला होता है। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं थे, बल्कि क्या थे, एक सागर थे। जो लोग सालिम अली के स्वभाव से परिचित है, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होता है कि मानो वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक इसी उम्मीद में है कि एक न एक दिन सालिम अली अवश्य लौट आएंगे। अर्थात लेखक ने जो ये आपके सामने दृश्यांकन प्रस्तुत किया है संस्मरण के माध्यम से, तो ये किसके ऊपर है, सालिम अली जी के ऊपर है। कि सालिम अली जी जो कि घर में कुछ ही समय रुकते थे, बाकी पूरे दिन प्रकृति के साथ जुड़े रहते थे और प्रकृति में अलग अलग पक्षियों के बारे में जानकारियाँ लेकर के आते थे और उन पक्षियों को किसी न किसी प्रकार से उनकी पीड़ा से दूर करके उन्हें सुख पहुंचाते थे। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आज हमने सालिम अली जी से संबंधित जो पक्षियों के विषय में हैं उसके बारे में जाना है। बाकी कल हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और इस वीडियो को सुना।